कहानी 16 दिसंबर से शुरू होती है। निर्भया एक आम लड़की देहरादून में पढ़ रही थी, फिर दिल्ली में कॉलेज से इंटर्नशिप कर रही थी, फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रही थी। उसका एक दोस्त जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहता था। तो ये दोनों दिल्ली में मिलते हैं। 16 दिसंबर का दिन, तारीख संडे का दिन था। वो पालम गांव में रहती थी निर्भया अपने माँ बाप के साथ। दोपहर के बाद करीब 4 बजे दोनों में फ़ोन पे बात होती है और उस दिन ये था कि आज संडे की छुट्टी है तो पिक्चर देखने चलते हैं। तो निर्भया और उसका दोस्त दोनों घर से ये नहीं बताते कि वो पिक्चर देखने जा रहे हैं। वो कहती है अपनी किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं। तो वो निकलती है और फिर उसका दोस्त मिलता है और दोनों साकेत में एक मॉल है बहुत फेमस, वहाँ पे जाते हैं। और इनका असल में इरादा जो था वो पिक्चर देखनी थी उस दिन, तलाश, आमिर खान और नवाज़ की फिल्म थी जो, तो इनको तलाश देखनी थी। लेकिन वहाँ जब पहुँचते हैं तो संडे की वजह से और फिल्म रिलीज़ हुई थी तो भीड़ बहुत थी, तो इन्हें तलाश की टिकट नहीं मिलती। तो ये फिर इवनिंग शो था। दोनों लाइफ ऑफ पाई देखते हैं। उन्होंने कहा कि अब आ ही गए हैं तो कोई पिक्चर देख कर ही जाते हैं। तो तलाश देख नहीं पाए तो लाइफ ऑफ पाई देखते हैं। लाइफ ऑफ पाई देखने के बाद रात करीब 9:15 बजे के आसपास फिल्म ख़त्म होती है। दोनों बाहर निकलते हैं और ऑटो पकड़कर जाना चाहते हैं घर। दिल्ली में एक बड़ा सिंपल है, ऑटो वाला अगर आपको मिलता है तो उसमें से जनरली ज़्यादातर मीटर से कोई जाने को तैयार नहीं होता। वो सीधा अपना रेट बता देता है, इतने पैसे लगेंगे। तो दोनों स्टूडेंट, उन्होंने मोल तोल किया, कोई तैयार नहीं हुआ पालम गांव तक छोड़ने के लिए निर्भया के घर तक। तो एक ऑटो वाला खैर इन्हें वहाँ से किसी तरीके से मुनिरका बस स्टैंड तक छोड़ने को तैयार हो जाता है। तो ये लोग सोचते हैं मुनिरका से कोई बस ले लेंगे। मुनिरका बस स्टैंड पर पहुँचते हैं तब करीब रात के 9:30 बजे थे। कोई ऑटो वाला वहाँ से भी जाता नहीं है, कोई बस मिल नहीं रही थी। तभी एक वाइट रंग की चार्टर्ड बस वहाँ पे आती है। उसके शीशे काले और शीशे के ऊपर पर्दा भी बस में। तो ये खड़े हुए थे कि बस से ही कोई लड़का आवाज़ देता है कि कहाँ जाना है। आमतौर पे जो पूछते हैं तो ये बताते हैं कि मुझे पालम गांव जाना है। तो बस वाला कहता है आओ हम भी उधर ही जा रहे हैं। तो ये दोनों बस में सवार हो जाते हैं। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि आगे की तरफ से ये चढ़ते हैं बस में। 3 लोग पैसेंजर की सीट पे बैठे हुए हैं। एक ड्राइवर था और एक जिस लड़के ने आवाज़ दी थी वो हेल्पर। दोनों बस के आगे की सीट पे तो नहीं, 1-2 सीट छोड़कर पीछे बैठ जाते हैं। जहाँ पे 3 पैसेंजर थे उनसे थोड़ा पीछे जाकर जब ये बैठ जाते हैं तो वो तीनों, बाद में इन्हें पता चलता है कि वो तीनों कोई मुसाफिर पैसेंजर नहीं है, बल्कि वो दोनों अकेले उस बस में पैसेंजर है। और ये 2 बार टिकट भी मांगता है लेकिन वो लोग टिकट देते नहीं हैं। एक्चुअली वो बस एक तरह से कहें तो जॉय राइड पे निकला हुआ था। बस कंपनी जिसकी भी थी, वो जो ड्राइवर है वो बस को अपने घर ले जाता था और उस दिन छुट्टी थी तो उस बस में 6 लोग सवार थे। और उन्होंने कहा कि चलो आज घूमते। तो उन्होंने शराब वराब खरीदी और बस को यूं ही दिल्ली में घुमा रहे थे। जो 6 था उसका ड्राइवर था राम सिंह के अलावा मुकेश कुमार, विनय शर्मा, इसके अलावा एक जुवेनाइल था, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर। ये 6 लोग थे। तो जब ये दोनों बैठ जाते हैं, जो पैसेंजर की सीट पे 3 लोग बैठे हुए थे वो अचानक फिर तानाकशी, चीटाकशी शुरू कर देते हैं। इन दोनों को देखकर, निर्भया को देखकर वो कमेंट्स पास करते हैं। इस पे निर्भया के दोस्त को गुस्सा आता है, वो लड़ता है, बात इतनी बढ़ती है। फिर बाद में वो ये उसे लगता है कि उसे जानबूझ के उकसाया गया था। तो इन तीनों में जब झगड़ा होता है तो अचानक वो लोग उसके दोस्त पे हमला कर देते हैं और उसको रॉड से मारते हैं, लोहे के, बस के अंदर ही रखा हुआ था। तब तक वो अंदर से दूसरा लड़का भी आ जाता है। तब इन्हें पता चलता है कि सारे एक हैं और फिर इसको बुरी तरह मारते हैं। एक सर पे उसी दौरान में उसको रॉड लग जाता है तो वो लगभग बेहोशी की हालत में चला जाता है। फिर वो देखता है कि वो निर्भया को घसीटते हुए पीछे की तरफ ले जाते हैं और बस की लाइट बंद कर देते हैं और निर्भया को बस की पिछली सीट पर ले जाया जाता है। इसके बाद बारी बारी से 6 के 6 लोग निर्भया से रेप करते हैं। इस दौरान में बस लगातार दिल्ली की सड़क पर चल रही है। संडे का दिन, और ऐसा भी नहीं कि रात के 2-4 बजे हैं। सिर्फ 10 साढ़े 9 के बाद करीब 9:35-40 पे ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और
उसके बाद करीब 1.5 से 2 घंटे तक, मान लीजिए आप 11:30 के आसपास तक, ये बस दिल्ली की 3 थानों के चक्कर काटती रहती है, वसंत विहार, वसंत कुंज और वसंत कुंज नॉर्थ। इस दौरान में कई पुलिस चौकी गुजरती है, कई लाल बत्ती गुजरती है, कई पीसीआर वैन वाले भी वहाँ पे गुजरे, लेकिन किसी को कुछ एहसास नहीं। हालांकि इन लोगों ने बीच में शोर शराबा भी किया, लेकिन इनकी आवाज़ भी नहीं गई। बाहर शीशा बंद था, पर्दे शीशे पे, लाइट बंद, और बस घूम रही है। करीब 1-1.5 घंटे तक बारी बारी से इन 6 लोगों ने बस की पिछली सीट पर निर्भया के साथ ज़बरदस्ती की। न सिर्फ ज़बरदस्ती की, बल्कि जैसा जानवर भी नहीं करते हैं वैसा किया। मतलब बस जब निर्भया शुरू में जब विरोध कर रही थी तो बस का पाना होता है और बाकी चीज़ें होती हैं, वो उसके गुप्तांग तक में डाला उन्होंने, और जितना लूट खसोट सकते थे वो सब कुछ किया। उस वहशीपने के बाद जब उनकी पूरी तरह से भूख खत्म हो गई, तब अचानक निर्भया लहूलुहान हो चुकी थी। आलम यह था कि उसकी आंतें पेट से बाहर आ गई थी। तो उन्हें लगा कि, किसी ने कहा कि ये मर गई है शायद, तो उन्होंने कहा कि ये मर गई है तो चलो इसके साथी को ही मार देते हैं। उसके सर पे फिर एक और रॉड मारा। मारने के बाद इन्होंने उसके सारे, इस दौरान में निर्भया ने 1-2 बार 100 नंबर पे कॉल करने की कोशिश की थी, फ़ोन वोन उससे छीन लिया। उसके बाद उन्होंने उसके सारे बिलोंगिंग्स, पर्स, मोबाइल, घड़ियाँ, जो भी चीज़ें थी सब कुछ उतार लिया, और लास्ट में दोनों के कपड़े भी उतार लिए। उनके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था। 16 दिसंबर, दिल्ली में ठंड का महीना। सारे कपड़े उतारने के बाद फिर ये लोग एक मुनीरका के पास ही फ्लाईओवर है, उसके नीचे थोड़ा सन्नाटा है, सड़क के किनारे झाड़ियाँ हैं, वहाँ पे इन्होंने चलती बस से इन दोनों को नीचे फेंक, चलती बस से नहीं फेंका, पहले इन्होंने नीचे फेंका बस स्लो करके, और उसके बाद इनका प्लान ये था कि इनको सड़क पे फेंकने के बाद उसके ऊपर बस चढ़ा दें और बस से कुचल दें ताकि एक्सीडेंट लगे। लेकिन जब उन्होंने नीचे फेंका तो इसका दोस्त थोड़ा सा होश में था और निर्भया पूरी तरह से बेहोश थी। वो किसी तरह से हाथ पकड़ के निर्भया को सड़क के किनारे झाड़ियों की तरफ घसीट ले गया, और उसके इस घसीटने से बस का जो पहिया है वो उनसे दूर रह गया, और वो तेज़ी में बस को भगाते हुए ले गए। वो भी घबराए हुए थे। उनके जाने के बाद अब रात करीब 11:30 का वक्त है। इसके पास कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, दोस्त के पास भी, और दोनों पूरी तरह से, इनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं। इस दौरान में ये जितनी कोशिश कर सकता है हाथ उठाकर और चीख कर लोगों से मदद, और ज़्यादा दूर भी नहीं, सड़क के बिल्कुल किनारे। तो इस लड़के का बयान था कि इसके बाद वहाँ से दर्जनों ऑटो गुजरे, दर्जनों गाड़ियाँ गुजरी, कुछ लोग गुजरे, कारें गुजरी, पर कोई रुका नहीं, किसी ने मदद नहीं की। लोग देखते, एक बगैर कपड़े के लड़का लड़की दोनों इंजर्ड, लहूलुहान, उसके बाद आगे निकल जाते। एक किसी तरीके से इंसान गुजरा जो थोड़ा सा मददगार साबित हुआ। उसने इन दोनों की हालत देखी, उसने 100 नंबर पर कॉल किया। थोड़ी देर के बाद अचानक 3 पीसीआर की जिप्सी उस जगह पर पहुंच गई। पीसीआर की जिप्सी आती, इन दोनों को देखती है, हालत बेहद ख़राब। अब यहाँ पे भी एक दूसरी चीज़ देखिए आप कि पीसीआर की जिप्सी जो तीनों आई, अलग अलग, मैंने बताया कि आपको 3 थानों के हद से ये गुजर रही थी बस। तो उन 3 पीसीआर की जिप्सी में पहले ये नहीं था कि इनको, इस घायल लड़की को उठाकर हॉस्पिटल ले जाए नज़दीकी सबसे। उनमें ये था कि इनमें से किस पीसीआर की जिप्सी में बैठाया जाए, ज्यूरिसडिक्शन किसका है, किसके थाने में ये इलाका आता है जहाँ पे ये लड़की लहूलुहान पड़ी है। इसी में कुछ वक्त बहस में गुजर जाती है। आखिर में हद तय होती है कि ये तुम्हारी हद है। तो उस हद वाली पीसीआर की जिप्सी में निर्भया को उसका दोस्त उठा कर डालता है, पुलिस वाले भी मदद करते हैं। फिर उसे सीधे लेकर सबसे नज़दीक, वहाँ पे सफदरजंग इमरजेंसी था, सफदरजंग इमरजेंसी में ले जाते हैं। जब सफदरजंग इमरजेंसी में निर्भया को रात को लेकर गया और उसको अंदर ले जाया गया, तो जो पहला डॉक्टर आता है और स्ट्रेचर पर जब निर्भया को देखता है, हॉस्पिटल में घुसते ही पहले वो चादर और कपड़े मांगते हैं, निर्भया को ठीक से ढका जाता है। और उसके बाद जब वो डॉक्टर आता है और निर्भया को देखता है
तो उसकी जो पहली लाइन थी वो ये थी कि ये किसकी लाश उठा कर ले आए, ये तो डेड बॉडी है, इसका क्या इलाज करें। ये हालत थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसकी वजह ये थी कि उसका मुंह खुल नहीं रहा था और गर्दन से लेके नीचे पैर तक ऐसा कोई जिस्म का हिस्सा नहीं था जो उन दरिंदों ने छलनी न किया। मैंने जैसा पहले बताया, आंत पेट से बाहर प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत हमला, सीने पे जख्म, बाहों पे जख्म, हाथ कुचले हुए, मतलब बहुत बुरी, जो भी बुरी भी शब्द क्या बोलूं इसके बारे में। खैर, फिर भी अब डॉक्टर जो है वो उसका इलाज करना शुरू करते हैं। उम्मीद बहुत कम थी। इसके बाद ये खबर फिर मीडिया में आती है 48 घंटे के अंदर अंदर गुजरते गुजरते। तो जब निर्भया की इस हालत के बारे में जब बाहर खबर आती है तो पहली बार दिल्ली एकदम सन्न है। वो चीज़ जो लगता है कि एक रेप ही तो हुआ है, लगता है कि ऐसा भी रेप हो सकता है, ऐसा भी कोई इंसान कर सकता है। ये जो सोच थी, इसने एक अजीब सा गुस्सा लोगों को दिया, एक अजीब सा इस वक्त तो एक पागलपन कहें कि लोगों के अंदर, कि नहीं, ये मानने को तैयार नहीं था दिल किसी का। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता है, कहानियाँ सामने आती जाती हैं, यही जो सब कुछ बताया कैसे हुआ क्या हुआ, और अचानक निर्भया घर घर की अपनी हो जाती है। लोग उसको कोई नहीं जानते लेकिन सब उसके लिए दुआ कर रहे हैं। इधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। जब इतना सारा प्रेशर होता है, उस सीसीटीवी फुटेज में 8 किलोमीटर के दायरे में वो वाइट कलर की चार्टर्ड बस कई बार एक ही रूट से गुजरते हुए दिखाई देती है। सीसीटीवी फुटेज में ये भी दिखाई देता है कि पुलिस वाले भी हैं, पीसीआर भी हैं, लोग भी हैं, चलती बस में रेप हो रहा, लेकिन किसी को कानो कान कोई खबर नहीं। खैर, उसकी मदद से और उस नंबर की मदद से पुलिस उस बस तक पहुंचती है, फिर उस बस के ड्राइवर तक पहुंचती है, फिर उस बस के ड्राइवर के ज़रिए उस रात में जो 6 लोग थे उन तक पहुंचती है और एक एक कर सबको गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेजा जाता है। फिर वो अपनी कहानी भी बताते हैं, सुनाते हैं, उनमें से लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इधर निर्भया के लिए दुआएं जारी हैं, लेकिन तबीयत हालत ठीक नहीं होती। फिर ये हुआ कि उसके बहुत सारे ऑर्गन जो थे वो बेकार हो रहे थे और इन्फेक्शन फैलने का डर था। तो क्या किया जाए? आखिर में फैसला लिया था कि 26 हार्ट के जो बहुत बड़े डॉक्टर नरेश त्रेहन वो भी जाते हैं सफदरजंग, वो भी देखते हैं। लगता था कि फिर मेदांता वहाँ से ले जाया जाएगा, लेकिन लगा कि नहीं, यहाँ नहीं। जो दुनिया में बेस्ट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हॉस्पिटल है, जिसकी ज़रूरत थी निर्भया को, वो सिंगापुर में था, माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल। तो ये फैसला होता है कि माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। सरकार उस वक्त खुद कहती है कि हम सारा इसका खर्च सब हम उठाएंगे। तो स्पेशल प्लेन से सिंगापुर ले जाया जाता है निर्भया को 26 दिसंबर को। वहाँ माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, माँ बाप साथ जाते हैं। यहाँ दिल्ली से लेकर देश तक में निर्भया के लिए दुआएं हो रही हैं। शुरू में खबर आई कि उसकी हालत सुधर रही है, संभल रही है, लेकिन फिर 29 दिसंबर को सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं और खबर आती है कि निर्भया की मौत हो गई। पूरा देश सकते में रहता है। गुस्सा और बढ़ रहा था। फिर रेप को लेकर तमाम कानून, बहस, नेताओं के बयान, पार्लियामेंट में हंगामा, सड़क पर शोर, मोमबत्तियों का जलना, सब कुछ होता है। जल्द से जल्द सज़ा देने की बात होती है। इस बीच फिर कुछ चीज़ें सामने आती हैं कि जब निर्भया को देखने के लिए उसका दोस्त हॉस्पिटल गया और उससे बोला भी नहीं जा रहा था, तो पर्ची पे कागज़ पे लिख के वो बात की थी उसने। तो निर्भया ने जो पहली चीज़ लिखी थी वो ये कि मेरे इलाज पे बहुत पैसे खर्च होंगे। कितने हो जाएंगे? पैसे तो हैं नहीं। तब इसने कहा था तुम फिक्र मत करो। जब इसके माँ बाप गए थे तब भी उसने लिख के बात की थी और उसने कहा था कि मैं जीना चाहती हूँ और मेरे दरिंदों को जिंदा जला देना, उनको ऐसी सज़ा देना। तो ये सारी चीज़ें भी सामने आती हैं। गुस्सा और बढ़ता जाता है, पनपता जाता है। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाता है। 2012 में लगता है कि चलो कुछ तो बदलेगा। इस बीच में जब मुकदमा चल रहा था, 6 में से एक राम सिंह तिहाड़ जेल में सुसाइड कर लेता है, मारा जाता है। एक जो जुवेनाइल था उसकी सज़ा को लेके बड़ी बहस होती है, क्योंकि जब उसने ये क्राइम किया 16 दिसंबर 2012,
तब बालिग होने में उसके सिर्फ 8-9 महीने बाकी थे, मतलब वो 17 साल कुछ महीने का हो चुका था। तब ये सवाल उठा था कि क्या उसे बालिग न माना जाए, और फिर बालिग का मतलब क्या है। और कहते हैं कि इस पूरे जो निर्भया के साथ हुआ और मुझे सबसे ज़्यादा जिसने दरिंदगी और हैवानियत दिखाई थी वो वही नाबालिग था, जो जुवेनाइल था। लेकिन कानून हमारा जुवेनाइल को सज़ा नहीं दे सकता सख्त, उन्हें बड़े मुजरिमों के साथ जेल में नहीं रखा जा सकता, उन्हें चिल्ड्रन होम में रखा जाएगा, ये सब कुछ कहता है। तो उसी का पालन किया गया और उस लड़के को जो 7-8 महीने बाद बालिग होने वाला था, सिर्फ 3 साल की सज़ा हुई। 3 साल के बाद वो बाहर बरी कर दिया गया, लेकिन उसकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा गया, क्योंकि ये डर था कि अगर लोगों को पता चल गया कि निर्भया केस का एक मुजरिम ये है तो शायद लोग उसे ज़िंदा मार दें, तो इसलिए उसकी आइडेंटिटी को हमेशा गुप्त रखा गया। हालांकि उसके 2 नाम हैं, एक नाम बहुत कॉमन है इसलिए मैं आपको बताता हूँ, एक उसका राजू है, एक निकनेम। 6 साल ये हो गए, 12 और 6 18, 18 और 6 24, करीब 23-24 साल का अब हो चुका है। बाकी एक ने सुसाइड कर लिया, एक 3 साल के बाद बाहर हो गया, बाकी बचे 4। उन 4 को लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई, फिर हाई कोर्ट में ने भी फांसी की सज़ा सुनाई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। उन्होंने वापस इनमें से 4 में से 3 ने चैलेंज किया, रिव्यू डाला, उस रिव्यू पिटीशन को भी अभी इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन फांसी नहीं हुई अभी वो चारों के चारों तिहाड़ जेल में हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें उनके किए की सज़ा मिलेगी। हालांकि उम्मीद ये थी कि निर्भया के बाद जिस तरीके का शोर और गुस्सा उठा था, जिस तरीके का दर्द महसूस किया पूरे देश ने, शायद ये बहुत जल्द इसका फैसला होगा। लेकिन हमारे यहाँ इंसाफ भी गिड़गिड़ा कर ही मिलता है ज़्यादातर मामलों में। अब ऐसा केस जो बिल्कुल आईने की तरह साफ है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर सब कुछ खुद कहा गया था कि इसका जल्द से जल्द फैसला हो, पूरी सरकार एक तरफ थी इसको लेकर, बड़ी बड़ी बातें दावे हुए, पार्लियामेंट तक में मामला गूंजा, उसमें भी निर्भया का गुनहगार अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए 6 साल तो हो गए, मतलब 6 साल से अब भी जिंदा है। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आज भी 4 गुनहगार अपने सज़ा के इंतज़ार में हैं। हालांकि हर तरफ से फांसी की सज़ा हो चुकी है, रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुका है। अब शायद सुप्रीम कोर्ट में एक उनको और, जहाँ तक मेरी जानकारी, हो सकता है मैं पूरी तरह सही ना हूँ, लेकिन एक और उनको मौका है शायद किसी टेक्निकल ग्राउंड पे, और वो भी खारिज हो गया तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका बचती। पर मुझे नहीं लगता कि अब ये आज 17 है, 13 दिन में अगला ऐसा कुछ होगा। तो 2012 को शुरू हुई थी कहानी, 18 भी बीत जाएगा, 18 में भी उन्हें उनके किए की सज़ा नहीं मिलेगी। 19 में देखते हैं क्या होता है। तो ये पूरी निर्भया की कहानी थी और झकझोर देने वाली कहानी थी।